Hello and welcome to Diya Online Science Academy. Let us begin the fourth lecture of chapter number 7, Alternating Current. In today's lecture, we will see resonance in LCR circuit. In the previous lecture, we had seen LCR circuit. So if you haven't gone through that lecture, please go through it. It will be very much difficult to understand what am I going to discuss in today's lecture if you haven't gone through the previous theory. तो बेटर है कि आप वो पहले अंडरस्टैंड करके आओ, तो प्रीवियस लेक्चर आप प्लीज उसको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट, रेजोनेंस 11th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, जब कोई ऑसिलेशंस हो रहे थे और वहां पर एम्पलीट्यूड किसी वजह से मैक्सिमम हो जाता था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड जो इम्पार्टेड फोर्स या कुछ है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी है, इफ दैट मैचेस विथ ईच अदर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स मैक्सिमम। और उसके लिए एक रीजन भी पूछा जाता था कि जब कोई सोल्जर्स का पूरा एक बंच है वो अगर क्रॉस कर रहा है किसी एक ब्रिज के ऊपर से, तो उनको मार्च पास्ट करते हुए नहीं जाना होता, क्योंकि अगर जो विंड है, विंड के ब्लो की वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी उसकी होगी और जो मार्च पास्ट के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है कांस्टेंट एक कंटिन्यूअस पीरियोडिक फोर्स की वजह से, इफ बोथ ऑफ देम मैचेस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ब्रिज विल बिकम मैक्सिमम एंड ड्यू टू दैट ब्रिज में कोलैप्स। तो इसलिए ये चीज उनको नहीं करनी होती, ठीक है। तो वहां पर रेजोनेंस वर्ड तो हमने सुना था। अब वही चीज यहाँ पर भी वेव्स है, वेव के फॉर्म में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पास हो रहा है, बराबर, वही मिल रहा है, साइनोसॉइडली मिल रहा था। तो ऐसी सर्किट के अंदर भी रेजोनेंस क्या अकर हो सकता है? तो हाँ, होगा। इसमें क्या चेंज हो रहा है? तो करंट, वोल्टेज भी एंड करंट भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड करंट भी। तो करंट विल बिकम मैक्सिमम एट सम टाइम व्हेन रेजोनेंस अकर्स, वो देखना है। So first we will take a series circuit of LCR components, made up of LCR components, जिसको AC के थ्रू कनेक्ट किया गया है। तो V equals to Vm sin omega t is the potential difference that has been applied, बराबर। तो अब ऐसी सर्किट के लिए हमें जो दो ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, ग्राफ तो नहीं बट फेजर, I and R are in phase with each other, फिर मैं VC और VL लूं, तो VC is perpendicular, अगर मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूं तो 90 डिग्री पे VC ओवर हियर एंड VL यहाँ पर, ये दोनों लीडिंग एंड लैगिंग हो गए, लैगिंग लीडिंग। अगर मैं इनके रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टर का ये और XL है वो कुछ यहाँ पर मिलेगा, XC है वो कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे मिल रहा था। सो व्हाट वाज द रिजल्टेंट इम्पीडेंस इसके थ्रू? रिजल्टेंट इम्पीडेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। See, different cases may be there where you may find that VL is greater than VC, बराबर, ये चीज हो सकती है। At that time XL will also be equals to XC, तो इनका रिजल्टेंट इम्पीडेंस Z है वो आपको कहां पर मिलेगा? XC is smaller, तो XL minus XC will be obviously over here somewhere, तो रिजल्टेंट ऑफ XL minus XC and R will be somewhere here, तो जो Z होगा, I तो इधर ही है, बराबर, I और R जो है, I से Z वो थोड़ा सा यहाँ पर I पीछे रह गया होगा, बराबर। ये वोल्टेज है, वोल्टेज ये VR है, बराबर। तो VR से Z जो आएगा वो Z थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट और V, बराबर, वो दोनों के बीच में आपको कुछ ये फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस मिलने वाला है। किसी केस के अंदर ऐसे मिलेगा या किसी केस के अंदर ऐसे मिलेगा, तो लीडिंग या लैगिंग हो सकता है।
तो VC ग्रेटर देन VL हुआ तो इससे उल्टा सिनारियो होगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा हमें रेजिस्टेंस, तो V जो है वो लैग कर रहा होगा, बराबर। VC ग्रेटर है, VL लेस है, तो जब इनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस होके यहाँ पर बनेगा नीचे, तो इसका और इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो कुछ यहाँ पर बनेगा, बराबर। इंपिडेंस के साथ अगर ना देखने जाए और यहीं पर देखे तो I के साथ V कितना, रिजल्टेंट V कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पर मिल रहा है, फाई जितने एंगल से लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर XC ग्रेटर देन XL होगा सेम वे में, ठीक है। अब तो उस हिसाब से हमें Z जो है वो Z मिलने वाला है, बट अब एक स्पेशल केस लेते हैं, व्हेन XC एंड XL आर सेम, बोथ आर बिकमिंग इक्वल, तो क्या हो जाएगा, व्हेन XC equals to XL, तो what happens to impedance, Z equals to R square plus 0, that means Z equals to R, करेक्ट। तो अब इस केस में Z की वैल्यू जो हमें R मिली, whether it is maximum value, minimum value or any value, see when will be Z depends upon R and difference of XC and XL, करेक्ट। या ये यहाँ पर इसके ऊपर से पता चल रहा है कि R के ऊपर और इनके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसमें से R के अंदर कुछ भी ऐड ना हो तो Z की वैल्यू जो है वो R आएगी मिनिमम, उसके अंदर कुछ ऐड हुआ तो थोड़ा सा बड़ा, कुछ ऐड हुआ तो थोड़ा सा बड़ा, कुछ ऐड हुआ तो थोड़ा सा Z बड़ा, बराबर। बट कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो वो लोएस्ट वैल्यू हो गई उसकी, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, दैट मीन्स XC एंड XL माइनस XC इज 0, बराबर। XL माइनस XC इज 0, दैट मीन्स XC एंड XL आर बिकमिंग इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो Z की इम्पिडेंस की जो वैल्यू मिलती है उसको बोलेंगे मिनिमम इम्पिडेंस, बराबर। ये मिनिमम इम्पिडेंस जब मिलता है तब हमारे पास I क्या आ जाएगा, I की वैल्यू I इक्वल्स टू VM बाय Z, बट Z इक्वल्स टू R, R मिनिमम तो I मैक्सिमम। अब ये तो कौन सी सर्किट बन गई, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हालांकि इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स है, इंडक्टर इज देयर, कैपेसिटर इज देयर एंड रेजिस्टर इज आल्सो देयर, बट इंपैक्ट किसकी सिर्फ दिख रही है, रेजिस्टर की, बराबर। तो ये रेजिस्टर एक मेजर रोल प्ले करेगा, बट रेजोनेंस हो ये चीज यहाँ पर ये सिर्फ R आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, XC और XL की कुछ वैल्यू ऐसे सेट हुई। तो अभी हमें तो इस वर्ड तक पहुंचना है, रेजोनेंस वर्ड तक। तो जब ये XL और XC सेम हुए, XL और XC सेम कैसे होंगे, तो XL equals to XC equals to 1 upon omega C while XL equals to omega into L. Now when XC equals to XL, 1 upon omega C equals to omega L. जब ये होगा तब उसको हम लोग ओमेगा 0 बोलेंगे, तो ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC, दैट मीन्स ओमेगा 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, एज दिस इज द स्पेशल केस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब ये दोनों सेम आ गए तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस के टाइम पे क्या हुआ, मिनिमम रेजिस्टेंस हमें मिला, बराबर, मिनिमम Z मिला इम्पिडेंस, मिनिमम Z की वजह से मैक्सिमम करंट मिला, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला इसका करंट का, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस, करेक्ट। तो ये हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या हुई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। Now omega equals to 2 pi f, this also we can write, so 2 pi f0 1 upon under root LC, that means f0 equals to 1 upon 2 pi under root LC. This is called as frequency, resonance frequency or resonant frequency. This is the frequency when resonance occur,
करेक्ट। अब इसमें क्या होगा कि ये एक्चुअली जो सप्लाइड वोल्टेज है, सप्लाइड वोल्टेज में Vm इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, वी कैन चेंज ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है वो कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करके सेट करके ऐसे हम लोगों ने वैल्यू ला दी ओमेगा की कि जिसकी वजह से एक्सएल और एक्सी जो है वो सेम हो गए। हर एक वैल्यू पे तो ये चीज होगी नहीं, ओमेगा की हर एक वैल्यू पे कोई एक ही वैल्यू होगी व्हेन दिस इज पॉसिबल, करेक्ट। तो ये हो गया रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है वो डिराइव करो, ये आपको पूछा जा सकता है, या फिर इसके ऊपर से एमसीक्यू बन सकते हैं कि एट रेजोनेंस के सर्किट जो है वो किस टाइप की सर्किट बनी, तो इट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें करंट कितना पास हो रहा होगा, मैक्सिमम करंट पास हो रहा होगा, आई बन गया मैक्सिमम, बराबर। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, करेक्ट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए अभी क्या बचेगा आपके पास, ये वी आर ही बचेगा, ठीक है, यही सिर्फ बचेगा और आई सिर्फ होगा। तो उस केस में इन फेज रहेंगे। एट टाइम ऑफ रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज रिमेन इन फेज, यही सिर्फ बचेगा, ये दोनों तो नलीफाई हो जाएंगे, बराबर ना। इसलिए यही सिर्फ दोनों है वो रहेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर। तो फेज डिफरेंस 0 और V and I are in phase with each other. What will happen to the power? पावर क्या आ जाएगा इसके अंदर, पावर P इक्वल्स टू V RMS I RMS cos phi, बराबर। ये फेज डिफरेंस क्या था, phi, फेज डिफरेंस phi। दिस मीन्स V and I are in phase, VRMS IRMS, VM IM अगर ले ले तो मैक्सिमम पावर जो है वो मिलेगा। अभी यहाँ पर VRMS IRMS ले रहे हैं इसलिए ये एवरेज पावर है, वो एवरेज पावर हमें मिलेगा। तो P इक्वल्स टू VM मैक्सिमम पावर VM IM cos phi की वैल्यू cos 0 इज 1, तो Vm इंटू IM, तो VRMS, यहां पर मैं RMS वैल्यू ले लू इसकी, RMS I RMS, तो Vm IM बाय √2 इंटू √2, तो ये 2 हो गया, या तो I स्क्वेर R, ये वाला फॉर्मूला जो है वो आएगा, बराबर। P इक्वल्स टू Vm IM बाय √2, तो पावर भी इसमें मैक्सिमम जो है वो मिलेगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो जो चीजें हो रही थी वो सारी सेम चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर। तो रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप लोगों ने देखा। तो फर्स्ट इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हमें ग्राफ देखना है कि एक्चुअली ग्राफ के अंदर क्या होता है जब रेजोनेंस अकर होता है। जब फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अकर मिल गई अगर हमें, तो एक्चुअली करंट जो है वो करंट कैसे वेरी होता होगा सर्किट के अंदर, और तब फ्रीक्वेंसी आजू बाजू फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो सब हमें देखना है। तो इतना नोट कर लो आप लोग। चलो नाउ लेट अस लुक एट द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे चेंज होगी उस हिसाब से इम्पीडेंस है उसके ऊपर इफेक्ट होने वाली है। इम्पीडेंस चेंज होगा तो ऑब्वियसली करंट भी चेंज हो रहा होगा। तो आई के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई इक्वल्स टू वी बाय अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई एफ एल एक्सएल माइनस एक्सी 2 पाई एफ ओमेगा सी, राइट। तो अब इसमें f जो है वो f की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें i की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। एक्चुअली
f की डिफरेंट वैल्यू की वजह से z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, z है, इम्पीडेंस, राइट। सो ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ f, z is going to be changed. As z is changing, I will become less or more, बराबर। तो हमने रेजोनेंस के लिए बताया कि रेजोनेंट एक ही फ्रीक्वेंसी पे अकर होगा। सपोज कि ये एफ ओ है और वहां पर मुझे पिक वैल्यू आई की मिल रही है, बिकॉज एट दैट टाइम इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम, ठीक है। तो वो तो हमने यहाँ पर पॉइंट जो है वो बता दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, कभी किसी केस में ये ओमेगा एल जो है ना, वो ओमेगा एल ज्यादा होगा, मतलब एक्स एल जो है वो ज्यादा होगा एक्स सी। एक्चुअली एफ जो है वो अगर इंक्रीज हुआ, एफ इंक्रीज है, उसकी लार्ज वैल्यू है। कैसी वैल्यू, लार्ज वैल्यू है। तो क्या होगा, एफ की लार्ज वैल्यू, तो ओमेगा एल की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एफ की लार्ज वैल्यू है इसलिए ओमेगा सी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज ओमेगा एल, दिस इज ओमेगा सी, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो भी लार्ज हो जाएगा। तो लार्ज डिफरेंस मतलब z की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, बराबर। z की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, z की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज r के अंदर ज्यादा डिफरेंस वाला ऐड हुआ, तो z विल ऑल्सो इंक्रीज। फिर क्या लेंगे हम लोग, सपोज के f की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाती है, स्मॉल वैल्यू, इसकी वैल्यू स्मॉल, तो f की वैल्यू स्मॉल है इसलिए ओमेगा l की वैल्यू कम हो जाएगी, और सामने क्या हो जाएगा, ओमेगा c की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में है इसलिए। तो अगेन इनके बीच का डिफरेंस है वो तो फिर से लार्ज आ गया, तो z है वो तो ऐड ही होने वाला है, मतलब ज्यादा ही मिलने वाला है, बराबर ना। देखो ये ओमेगा एल का लेवल और ये कभी ओमेगा सी का लेवल, ये मैक्सिमम सपोज के इनके बीच का डिफरेंस है, ऐसे ले ले। तो इस केस में भी ओमेगा एल या एक्स एल ले ले, ये एक्स एल यहाँ पर, ये एक्स यहाँ पर, बराबर, इनके बीच डिफरेंस है। ये क्यों कम है, एक्सएल मतलब ओमेगा एल क्यों कम है, बिकॉज एफ स्मॉल है, तो ये एफ स्मॉल वाला सिनेरियो हो गया। और अगर एफ लार्ज है तो एक्सएल ग्रेटर होगा और एक्सी है वो लेस होगा, ठीक है। तो इस केस में भी इनके बीच का डिफरेंस जो है वो तो ज्यादा ही आया, तो आर में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड हो रही है, आर में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड होगी इसलिए जेड है वो लार्ज मिलेगा। तो इन एनी केस, दो केसेस के लिए अंदर एक्चुअली हमें z की जो वैल्यू है वो तो मैक्सिमम मिलने वाली है, मतलब ज्यादा मिलने वाली है। सो इफ z इज मोर, z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना करंट इस केस में और इस केस में, ये दोनों केसेस के लिए I जो है उसकी वैल्यू कम होगी। तो I की वैल्यू लेस, I की वैल्यू लेस, और बीच में कहीं पर व्हेन रेजोनेंस इज अकरिंग उस टाइम पे मैक्सिमम करंट मिलेगा, क्योंकि तब Z क्या हो जाएगा, मिनिमम, ये जीरो हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते घटते 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 कभी ऐसे हो गया, बराबर ना, ये सेम वैल्यू आ गई तो उस सेम वैल्यू पे रेजोनेंस अकर हो गया, फिर से हमने चेंज किया तो फिर से ये सिचुएशन आ गई, अब फिर से Z की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो गई, तो उस टाइम पे करंट मिनिमम। तो एक वैल्यू जो है, एक कर्व हमें कुछ इस तरह से ट्रेस होता हुआ I वर्सेस F के लिए मिलेगा, बराबर। तो ये चेंज हुआ, उसमें R तो कहीं पर भी पिक्चर में आया ही नहीं, R है वो R तो कहीं पर भी पिक्चर में नहीं आया, क्लियर। तो R भले ही पिक्चर में ना आया हो, बट क्या R का कोई सिग्निफिकेंस है, मतलब रेजिस्टेंस का सर्किट के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंस है, तो वो देखते हैं। सपोज के R की वैल्यू हम लोग स्मॉल ले लेते हैं, तो इसमें करंट है, वो करंट कितना मिल रहा था, दिस वाज एक्चुअली बिकमिंग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, बराबर ना। I मतलब प्योरली रेजिस्ट, IM इक्वल्स टू VM बाय R मीन्स प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कब, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। If R is increased, I will be decreased,
मैक्सिमम वैल्यू आई की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और आर जितना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, उतना आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी मोर। बराबर, रेजोनेंस की ही बात कर रहे हैं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब उसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर एब्सेंट है ऐसे नहीं है, वो दोनों प्रेजेंट है, बट वो रेजोनेंस देने का काम कर रहे हैं साइड में। और आर जो है वो अपनी इंपैक्ट कहां पर दिखाएगा, अपनी इंपैक्ट फ्रीक्वेंसी पर या कहीं पर नहीं दिखाएगा, अपनी इंपैक्ट वो करंट की इंटेंसिटी पे दिखाएगा। ज्यादा करंट पास होगा कि कम करंट पास होगा। तो इसी ग्राफ के अंदर, या फिर अलग से मैं ड्रॉ करके दिखा दूं कि I वर्सेस F में ये कर्व अगर मैं ड्रॉ करूं और फिर ये कर्व ड्रॉ करूं, ये कर्व ड्रॉ करूं, तो इन सब में R की वैल्यू अगर मैं इधर R बता दूं, R की वैल्यू मोर, R की वैल्यू क्या है R, इधर 2R, इधर 3R, ऐसे मैं लू, तो मैं क्या बोल रही हूं यहाँ पर, R की वैल्यू कैसे हो रही है, इंक्रीज। R की वैल्यू ज्यादा तो IM मैक्सिमम करंट की वैल्यू कम मिली। सी हियर हाईएस्ट वैल्यू है R की हाईएस्ट वैल्यू, तो उस केस के अंदर I कैसा मिल रहा है, मिनिमम, इन सब की कंपैरिजन में कम। फिर थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ तो इधर IM यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर IM जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। बराबर, बाकी सब केस के कंपैरिजन में। तो R does not determine, does not show any significance on, R does not show any significance on resonant frequency। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहे कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट it determines the peak value or maximum value of current। मतलब कि उससे क्या मिलता है, शार्पनेस ऑफ कर्व डिटरमाइन किया जा सकता है। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ये ग्राफ सिर्फ दे दे और ग्राफ के अंदर फिर ये R है ना, वो R की वैल्यूज ना गिवन हो कि इस कर्व के लिए R की वैल्यू क्या है, इस कर्व के लिए R की वैल्यू क्या है, ये ना बताया हो, और आपको सिर्फ यही लिखा हो कि यहाँ पर R1 है, R2 है और R3 है। R1, R2, R3 के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, तो यू शुड राइट R3 विल बी मैक्सिमम। R3 मैक्सिमम होगा तभी करंट उसके लिए मिनिमम मिला ना, R2 एंड R1। और यहां पर देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हर एक केस के अंदर मतलब उस जो भी सर्किट ली है उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, उस पर्टिकुलर सर्किट में रेजिस्टेंस अगर चेंज करते जाते हैं तो हमें डिफरेंट पीक वैल्यू ऑफ I मिल रही है, बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही की वही मिलेगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें, तो जो सप्लाइड वोल्टेज है वो सप्लाइड वोल्टेज में एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया शार्पनेस ऑफ कर्व, आप ये नोट कर लो।